नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 9 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एड्रे एड्रे कहाँ है? तो एड्रे जो है वो चैड में स्थित है, अफ्रीकन कंटिनेंट में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, चैड का कैपिटल कहाँ है? एनजमेना। याद रखिएगा, इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है, एनजमेना। ठीक है, इसको और भी विस्तार से पढ़ें कि चैड के सराउंडिंग्स कंट्रीज कौन कौन से हैं, वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे चारी, लोगोन, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जैसे कि टिबेस्टी। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, हानिकारक हवा से जूझ रही एनसीआर क्षेत्र, जो दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी अब बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास कर रही है। ठीक, आर्टिफिशियल रेन जो होता है क्लाउड सीडिंग के द्वारा। तो हर एक चीज बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि पहले तो क्लाउड सीडिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन से गैस की आवश्यकता है, यह निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा नवंबर 20 और 21 को, जहां पे आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा, जिससे कि वहां का जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ा बेहतर हो सके। ठीक है, वहां पे जो प्रदूषण इतना ज्यादा है उसको कम करने में हम लोग सक्षम हो सके। तो इसमें मुख्यतः 3-4 गैसों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद तरल प्रोपेन, लिक्विड प्रोपेन भी होता है। इनके क्या क्या प्रोसेस है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में मंदिर के पुजारियों पर आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया है। इसमें मुख्यतः बात है आगम। ठीक है, आगम का मुद्दा है जो कि संबंधित है शैव, वैष्णव और शाक्त से। ठीक है, और ये मुख्यतः जो है वो हिंदू विद्यालयों के तांत्रिक साहित्य का संग्रह है। तो इसमें यही आरोप लगता है कि राज्य सरकार जो है वो चाह रही है कि अपने अनुसार से वहां पे अर्चक जो है, अर्चक नाम याद रखिएगा, अर्चक। ठीक है, अर्चक को मतलब कि जो दूसरे संप्रदाय के भी हैं उसको 1 साल तक ट्रेनिंग दे दिया जाए और उसे अर्चक बनाकर मंदिरों में नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि ऐसा कहा जाता है कि अर्चकों का जो वंशानुगत प्रभाव है उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया है। अगला आर्टिकल जो है, ताइवान, मलक्का नाकाबंदी और भारत के विकल्प। मतलब कि लगभग 80% जो व्यापार होता है वो मलक्का स्टेट से ही होता है, चाइना का। तो क्या अगर भारत द्वारा मलक्का स्टेट और अंडमान के क्षेत्र पे सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे सारे आवागमन को बंद कर दिया गया व्यापार से संबंधित, तो क्या होगा? तो यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि और भी जो कंट्री है जो हिंद महासागर का मलक्का स्टेट को उपयोग करते हैं वे भी हो सकता है भारत के खिलाफ आ जाए, और ये जो बंद कर दिया जाएगा भारत के द्वारा, इससे हो सकता है एक विकट रूप उत्पन्न हो जाए, जिससे चाइना और भारत के बीच में संघर्ष भी शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में कहीं ना कहीं जल के द्वारा जो आवागमन है उसे बाधित किया गया था, तभी से वो युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और आज का ये जो आर्टिकल है वो द हिंदू के एडिटोरियल में है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो कॉलेजियम सौहार्द के साथ काम करता है, सीजीआई। मतलब ये सिर्फ इसी के लिए मैं ये आर्टिकल दे दिया हूं कि ये जो है कैमराडेरी, ये क्या होता है? तो ये सौहार्दपूर्ण कार्य करने के लिए बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः कहा जाता है कि जो कॉलेजियम है उसका फैसला जो है जितने भी वहां सदस्य हैं सभी की सहमति के बाद ही लिया जाता है। इसको भी हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है एड्रा। एड्रा कहाँ है? तो एड्रा चैड में है। तो एड्रा जो है चैड के ओआदाई क्षेत्र में असोंगा विभाग का मुख्य शहर है। तो चैड का ये एक मुख्य टाउन है। ठीक है, यह सूडान के साथ चैड की पूर्वी सीमा के करीब है, लगभग 400 मीटर दूरी पर स्थित है। तो चैड जो है वो अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है। इसके उत्तर में लीबिया, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये सारी चीजों को हम लोग मैप में देख लेंगे। पूरब में सूडान और पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून है। उसके बाद टिबेस्टी पर्वत मध्य सहारा के एक पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से चैड के सुदूर उत्तर में स्थित है। इसका एक छोटा हिस्सा दक्षिणी लीबिया में भी स्थित है। और ये जो
पर्वत रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है उसे कहा जाता है एमी कौसी, जो दक्षिण में 3415 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और चाड और सहारा दोनों में सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है एमी कौसी। अब इसे हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे स्थित है चैड, ठीक है। तो चैड को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सराउंडिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले कैमरून से शुरू करते हैं। कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर, ये सारा वेस्टर्न पार्ट हो गया। नॉर्थ में लीबिया हो गया, और इसके नॉर्थ में लगभग टच करता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। तो याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो चैड से पास नहीं करती है, ठीक है, ये जस्ट ऊपर से निकल जाती है। उसके बाद इसको अब हम लोग और देख लेते हैं। जैसे इसके ईस्टर्न में है सूडान, उसके बाद साउथ सूडान, और इसके साउथ में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। चैड के नॉर्दर्न क्षेत्र में सहारा का डेजर्ट है, और ऊपर में ही और इसके नॉर्थ में ही तिबेस्ती पर्वत रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है एमी कौशी है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये 3415 मीटर है, मतलब कि 11,204 फीट। अब इसमें हम लोग मुख्य नदियां देख लेते हैं, जैसे कि चौरी रिवर, लोगने रिवर। तो ये दोनों मुख्य रिवर है चैड में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसे भी आप कुछ देख सकते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं इसकी जो राजधानी है यहाँ पे स्थित है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला आर्टिकल जो है, हानिकारक हवा से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अब बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास करेगी। नाउ दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ इजली, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि अब भारत सरकार सोच रही है, रीलिंग फ्रॉम नॉक्सियस एयर द नेशनल कैपिटल वुड नाउ बी अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन टू टैकल द राइजिंग पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। जो अभी प्रदूषण का स्तर है उसे नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बारिश करने का योजना बना रही है सरकार। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की संभावना तलाशने के लिए आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों से मुलाकात की, और 20-21 नवंबर के लिए बादल मौसम का पूर्वानुमान योजना को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त समय प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग का प्रयास पहले ही महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों में किया जा चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग मतलब कि मेघ विजन होता क्या है। तो मेघ विजन जो है वो कृत्रिम वर्षा हेतु मौसम की दशाओं में परिवर्तन करने का एक तकनीक है, और यह तकनीक केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल एवं नमी मौजूद हो। तो ये एक मुख्य कंडीशन है कि ये तभी कार्य कर सकता है यह तकनीक जब पहले से वायुमंडल में बादल या नमी मौजूद हो। ज्ञातव्य है कि वातावरण में उपस्थित जलवाष्प के संघनित होने के कारण ही वर्षा होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण ही बारिश होती है। तो मेघ विजन तकनीक में बादलों में कृत्रिम संघनन के केंद्रकों की संख्या को बढ़ाकर, ठीक है, इसी की संख्या को बढ़ाकर वर्षा बूंदों के निर्माण को अभिप्रेरित किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश में भी क्लियर लिखा है कि क्लाउड ऑफ एन नेचुरली अकरिंग आइस न्यूक्लियाई सो इंजेक्टिंग देम विथ सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स विच आर वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू आइस इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसी की बात की जा रही है। तो इस मेघ बीज के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और लिक्विड प्रोपेन इत्यादि का छिड़काव वायुयान के माध्यम से किया जाता है, जैसा यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं। तो वातावरण में उपस्थित निलंबित धूल मतलब कि जितने भी एग्जिस्ट किए रहते हैं धूल पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, तो स्मॉग एवं अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ वर्षा की बूंदों के साथ धरातल पर निक्षेपित हो जाती है एवं वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक है। यह है पूरा प्रोसेस। इसे ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम में या पीसीएस या यूपीएससी के मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेघ बीज के अनुप्रयोग और प्रयोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस शब्द का मतलब प्रयोग होता क्या है और अनुप्रयोग क्या होता है। तो जहां तक की बात करते हैं हम लोग प्रयोग का, तो प्रयोग का जो मतलब होता है किसी भी तैयार चीज से काम करना। याद रखिएगा, तैयार चीज से काम करने की यहां पे बात की जा रही है। और अनुप्रयोग का मतलब होता है किसी भी चीज को
काम में लाने के लिए उसका परीक्षण करना आवश्यक होता है। मतलब प्रयोग है उपयोग जो पहले से हो जाता है और सब उसे सफलता से करते आ रहे हैं, और अनुप्रयोग है जो परीक्षण, मतलब कि पहली बार उपयोग करने जा रहा है। तो यही बातें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो मेक विजन के अनुप्रयोग पहली बार कहाँ हुए? जैसे सूखे की स्थिति में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, ओलावृष्टि की तीव्रता को कम करने के लिए, कोहरे को समाप्त करने के लिए, और अब वर्तमान में सरकार सोच रही है कि वातावरण में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सके। उसके बाद मेक विजन का प्रयोग क्या होता है जो पहले से तैयार है? तो मेक विजन का प्रयोग इससे पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जा चुका है, और कर्नाटक राज्य में इस प्रोजेक्ट का संचालन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब कि HAL और IIT कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पहले ही क्लाउड सीडिंग किया जा चुका है, और किसके द्वारा किया गया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और IIT कानपुर के संयुक्त रूप से कार्य से। इसी प्रकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन तथा फ्रांस में भी जो क्लाउड सीडिंग है, मेक विजन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जा चुका है। रूस व अन्य ठंडे प्रदेशों में मेक विजन का प्रयोग वायु पतन पर हवाई जहाजों के सुचारू संचालन के लिए कोहरे व धुंध को हटाने के लिए भी किया जा चुका है। अब आगे देख लेते हैं कि मेक विजन की सफलता दर कितनी है, कि मतलब कि जो हम लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं उससे कितनी सफलता मिलती है हमें। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान मतलब कि IIT इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मतलब कि IITM द्वारा पिछले कई वर्षों से मेक विजन का परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण नागपुर, सोलापुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर और हाल ही में वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है। तो कृत्रिम वर्षा को प्रेरित करने में इन परीक्षणों की सफलता जो है वो 60 से 70% है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तथा यह स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों, वायु में नमी की मात्रा और मेघों की विशेषताओं पर भी निर्भर करता है। अब ये कुछ मुख्य बातें इसे याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा जो है वो बादलों में सिल्वर आयोडाइड की बीजारोपण द्वारा किया जाता है। क्लाउड सीडिंग सूखा बर्फ और सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों का उपयोग करके वर्षा कराने की क्रिया करती है। क्लाउड सीडिंग जो है वो बादलों में नमी पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है ताकि वर्षा हो सके। क्लाउड सीडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन जो है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखा बर्फ, और कहीं कहीं लिक्विड प्रोपेन भी यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में मंदिर के पुजारियों पर आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया गया। तो ये क्या है मुख्य मामला? तो सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति पर आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 25 सितंबर के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि तमिलनाडु सरकार जो है हस्तक्षेप कर रही है वहां का अर्चकों के कार्यों में। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार से राज्य में आगमिक परंपरा द्वारा शासित मंदिरों के अर्चकों या पुजारियों की नियुक्ति पर मौजूदा शर्तों को बनाए रखने के लिए कहा गया। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि राज्य सरकार की ओर से है ने कहा कि अर्चकों की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है और राज्य उन्हें नियुक्त करने का हकदार है, परंतु किसी भी राज्य सरकार को यह हक नहीं है, क्योंकि देश जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष है और किसी विशेष धर्म को कोई भी राज्य का सरकार या फिर केंद्र का सरकार हस्तक्षेपित नहीं कर सकता है। तो न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति M.S. सुंदरेश की पीठ प्रथम दृष्टया तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की इस दलील से सहमत नहीं हुए कि राज्य अर्चकों की नियुक्ति का हकदार है। ठीक है, तो पीठ ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तर्क किया है कि राज्य सरकार एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति में अगम परंपराओं के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति में तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आगे कहा जाता है आगम हिंदू विद्यालय के तांत्रिक साहित्यों का संग्रह है और ऐसे ग्रंथों की 3 शाखाएं हैं जिसमें शैव, वैष्णव और शाक्त शामिल है। तो ये मुख्य बातें हैं, इसे याद रखिए। आगम का इतिहास भी जानना आवश्यक है। तो शीर्ष अदालत मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया कि राज्य सरकार तमिलनाडु प्रशासन द्वारा संचालित स्कूलों में अर्चकों के लिए 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कराने के बाद, मतलब कोई भी व्यक्ति है और कोई मान लीजिए दूसरे धर्म का व्यक्ति है और उसे 1 साल का कोर्स कराने पे क्या वो हिंदू धर्म हो जाएगा या मुस्लिम धर्म का हो जाएगा? तो यही बातें कहा जा रहा है। यहाँ पे संप्रदाय की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है। ठीक है,
तो तमिलनाडु प्रशासन द्वारा संचालित स्कूलों में अर्चकों के लिए 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कराने के बाद अन्य संप्रदाय के लोगों को अर्चक बनाने की अनुमति देकर आगम मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति की वंशानुगत योजना में हस्तक्षेप कर रही है। तो यह प्रस्तुत किया गया है चूंकि आगम योग्यता, आयु, चयन का प्रक्रिया, सेवानिवृत्ति आदि निर्धारित नहीं करता है, इसीलिए तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी नियम 2020 के नियम 7 और 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया उस सीमा तक पालन किया जाना चाहिए। यही बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो संबंधित मंदिर में पालन किए जाने वाले आगमों का अध्ययन करने वाले और उससे परिचित व्यक्तियों में से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन इसी नियम के अनुसार किया जा रहा है, नियम 7 और 9 के। इसमें कहा जाता है कि सरकारी आदेश जिसे चुनौती दी गई है उन लोगों को मंदिरों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजने से संबंधित है जो उन मंदिरों में काम करने वाले वरिष्ठ अर्चकों के, यहाँ पे मुख्य मुद्दा वही था कि हस्तक्षेप कर रही थी उन संप्रदाय के कार्यों में राज्य सरकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। आगे कहा जाता है कि राज्य सरकार ने यह प्रस्तुत किया गया कि 25 सितंबर को जारी यथास्थिति आदेश को प्रभावी किया जाता है, न तो आगमिक मंदिरों में आर्चकशिप के 2405 रिक्त पद भरे जा सकते हैं और न ही पाठ्यक्रम पूरे करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण पर विचार किया जाएगा। अर्चक के ट्रेनिंग स्कूल और याचिका को निपटारे तक दिया जा सकता है और इससे आगमिक मंदिरों में पूजा करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, ऐसा राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है। तो इससे पहले पीठ ने अर्चकों के संग श्रीरंगम कोयल मीरास कैंकरिया परल, तो इनके द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो याचिका में राज्य सरकार के 27 जुलाई के आदेश और उसके बाद के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रशासन अर्चकों की नियुक्ति की वंशानुगत योजना में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यह बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल एक आर्टिकल है। इसमें मुख्य मुद्दा जो है, जो मलक्का स्ट्रेट है वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में लगभग 80% के आसपास जो व्यापार से संबंधित जो ट्रूप जाते हैं चाइना, उसे भारत अगर कंट्रोल करता है, खास के अंडमान के पास अपना एक बेहतर बेस बनाकर, तो क्या इससे हिंद महासागर आने में चाइना के प्रभाव को कम कर सकते हैं? तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं अभी। इसमें कहा जाता है कि ताइवान, मलक्का, नाकाबंदी और भारत के विकल्प क्या क्या है। तो चीन पिछले साल से आसपास के इलाकों में अपनी वायुसेना और नौसेना की तैनाती के माध्यम से ताइवान को बार बार डरा रहा है। तो ऐसे में सवाल बार बार उठता है कि क्या भारत दोनों, मतलब कि ताइवान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में मलक्का स्ट्रेट या अंडमान सागर में कुछ निश्चित एक्शन ले सकता है। आगे कहा जाता है मलक्का जलडमरू या अंडमान सागर में किसी भी विवादित कार्रवाई या तो वाणिज्यिक शिपिंग के खिलाफ या फिर नौसैनिक नाकाबंदी या चीन की प्रमुख व्यापार और ऊर्जा संचार की समुद्री लाइनों या फिर चीनी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है अगर भारत। तो तथ्य यह है कि वाणिज्यिक नौवहन के साथ साथ किसी भी देश के नौसेना जहाज को खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता का अधिकार है और वाणिज्यिक नौवहन के विरुद्ध नौसैनिक नाकाबंदी संभव नहीं है। तो यहाँ पे इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, ये मुख्य बातें हैं। अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा इसी क्षेत्र से चाइना का व्यापार होता है, परंतु यहाँ पे दो चीजें और भी देखी जा रही है। एक है सुंडा स्ट्रेट और दूसरा है लोम्बोक स्ट्रेट। क्या होता है कि जब बड़े बड़े जहाज, ज्यादा भारी जहाज आते हैं जो रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे होते हैं चाइना के लिए, तो वो लगभग सुंडा स्ट्रेट या लोम्बोक स्ट्रेट से भी जाते हैं। तो यहाँ पे यही बातें कहा जा रहा है कि अगर हमने यहाँ पे इसे ब्लॉक कर दिया भारत द्वारा अंडमान सी के पास से और मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देते हैं चाइना के लिए, तो इससे क्या चाइना के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और जो चाइना लगातार अपने विस्तारवादी अप्रोच अपनाए हुए है खास के हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो उस पर नियंत्रण करने में हमें सफलता मिल सकती है। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि मलक्का जलडमरू में भारत के विकल्पों के संबंध में अनेक बाधाएं भी है। सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें 6-7 पॉइंट मैं डिस्कस किया हूं, उसको हम आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले, एक युद्धरत राष्ट्र के भूगोल से दूर दूरस्थ नाकेबंदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में अभी डायरेक्टली कोई भी संघर्ष नहीं हो रहा है। अगर
चाइना ताइवान को परेशान कर रहा है, तो चाइना कोई भी कठोर एक्शन ले सकता है, उसमें भारत इनडायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि मलक्का जलडमरू से होकर गुजरने वाला व्यापार जो है सिर्फ चीन की आर्थिक और ऊर्जा जीवन रेखा नहीं है, जापान भी है यहाँ पे, दक्षिण कोरिया भी है, और यहाँ तक कि भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भी इसी जलडमरू से होकर गुजरता है, तो इसे बंद करना इतना आसान नहीं है। तीसरा पॉइंट दिया जाता है राइटर के द्वारा कि मलक्का जलडमरू का चैनल जो है वो बहुत लंबा है, लगभग 500 मील, और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे अन्य राज्यों की संप्रभु क्षेत्र भी है, जो नौसैनिक नाकाबंदी से, जो नौसेना के आवागमन को रोकने के लिए प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न करती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, और प्रभावित देशों द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी का समर्थन करने की संभावना नहीं है। इससे क्या होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों का अगर संप्रभुता का हनन होगा तो वो भी भारत का सपोर्ट नहीं करेगा। उसका चौथा पॉइंट देते हैं कि वाणिज्यिक शिपिंग को जहाज की संप्रभुता, किसी देश का ध्वज, पंजीकरण, बीमा और कारों के स्वामित्व के संदर्भ में पहचानना बेहद जटिल है। सही बात है कि किसी भी जहाज को दूर से पहचानना, अगर उसमें कोई ध्वज नहीं लगा हुआ या कोई पहचान नहीं किसी देश का, कोई लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ, तो बहुत दूर से और उस पर समुद्र में कार्रवाई करना भी बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, और ये अक्सर बहुराष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं, और इन्हें बहुत बार ऐसा होता है कि एक जहाज जो होता है वो बहुत से देशों के साथ जुड़ा होता है, और वो रॉ मटेरियल बहुत से देशों में वितरित करता है, तो किसी को बाधित करने से पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रति समीक्षा करने की आवश्यकता है, और इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के किसी भी बंदरगाह पे ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से सुविधाजनक रूप से बदला भी जा सकता है, और ऐसा भी किया जा सकता है कि छोटे छोटे शिपमेंट के रूप में बदला जा सकता है, जिससे कि वो ट्रैक ही ना हो। आगे कहा जाता है कि पांचवा पॉइंट, इस तथ्य के अलावा कि चीन के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल है, एक और वास्तविकता यह है कि भले ही मलक्का जलडमरू अवरुद्ध हो, लेकिन शिपिंग चीन तक पहुंचने के लिए सुंडा, और इसी की बात अभी हमने किया था, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू के माध्यम से एक चक्कर भी लगा सकती है। अगर हम लोग इस मैप में देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग मलक्का स्ट्रेट में बंद कर देते हैं तो आगे जो है देख सकते हैं सुंडा स्ट्रेट भी है और लोम्बोक स्ट्रेट भी है, यहाँ से भी कुछ व्यापार किया जाता है चाइना के द्वारा। तो इसी में आगे कहा जाता है कि किसी भी स्थिति में चीन में कच्चे या प्राकृतिक गैस ले जाने वाले बहुत बड़े कच्चे माल वाहक जो होते हैं वो मलक्का जलडमरू का उपयोग नहीं करते हैं, जो थोड़ा कम गहरा है, वे सुंडा जलडमरू का उपयोग करते हैं। और छठा पॉइंट है, चीन के पास विशाल तटवर्ती और तैरता हुआ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है, जो उसे व्यवधानों से निपटने में भी मदद करता है, खासकर रूस और मध्य एशिया से बढ़ती भूमि ऊर्जा आपूर्ति के साथ भी इसे मदद मिलता है, जो चाइना को BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी जो है उससे भी चाइना का जो ऊर्जा की आपूर्ति है और भी अनेक चीजों की आपूर्ति है उससे भी मदद मिलता है, उसे मध्य एशिया से भी बहुत सी चीजें बाई रोड प्राप्त हो जाती है। आगे कहा जाता है किसी प्रतिद्वंदी के नौसैनिक जहाजों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी युद्ध शुरू करने का भी एक अवसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, किसी प्रतिद्वंदी के मतलब कि कोई भी मेरा शत्रु देश है उसी की बात की जा रही है। अगर भारत अगर एक्शन लेता है चाइना पे तो किसी भी प्रतिद्वंदी के नौसैनिक जहाजों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी या एक तरफा कार्रवाई युद्ध की घोषणा के समान होगी। कम से कम यह युद्ध का कारण तो जरूर ही बन सकता है। जरूरी नहीं कि यह जो युद्ध उत्पन्न हो यह बस समुद्री क्षेत्र में ही रहे, ये चारों तरफ से फैल सकता है, क्योंकि भारत का बहुत ज्यादा बड़ा बॉर्डर जो है वो साझा करता है चाइना के साथ। ये युद्ध जो है वो समुद्र के साथ साथ स्थल और आकाश में भी शुरू किया जा सकता है। तो मैत्रीपूर्ण देशों सहित मलक्का जलडमरू में व्यवधान से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रीय देशों द्वारा भी एक तरफ कार्रवाई का समर्थन करने की संभावना नहीं। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश जो हैं वे भी हो सकता है कि भारत का सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अगर मलक्का स्ट्रेट को नियंत्रित करता है इससे उनका भी संप्रभुता खतरे में आ जाएगा। तो चीन ऐसे किसी प्रयास को विफल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सीट और क्षेत्रीय प्रभाव का अच्छा प्रभाव लेकर उपयोग किया सकता है। ठीक है, जितना भी UN सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे भी चाइना जा सकता है, इससे कंप्लेन कर सकता है। आगे कहा जाता है अतीत से भी हमें सबक लेना चाहिए। ऐसा बहुत सा मामला अतीत में भी हो चुका है। इसमें एग्जांपल दिया है राइटर के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसी से हमें सीखने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि प्रथम
और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में नौसैनिक नाकाबंदी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है नौसैनिक नाकाबंदी, जिसे कहा जाता है नेवल ब्लॉकेड, और प्रतिबंधों के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की ब्रिटिश नाकाबंदी जो कि 1914 से 19 तक चली, जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों के साथ उच्च समुद्र पर ब्रिटिश शिपिंग के खिलाफ घातक प्रभाव से जवाबी कार्रवाई किया और 1916 में जटलैंड की लड़ाई और जर्मन यू बोट द्वारा अमेरिकी व्यापारी जहाजों के डूबने सहित बाद के घटनाक्रमों के अंततः अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेला गया। और दूसरा विश्व युद्ध का भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है। इसके दौरान अमेरिका ने जापान की समुद्री ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसने संभवतः दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला शुरू करके जापान के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यहाँ पे देख सकते हैं होर्मुज जलडमरू कहाँ पे है, ठीक है, पर्शियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान के पास है जहां पे ये हुआ था। होर्मुज जलडमरू में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव इस प्रस्ताव का प्रतीक है कि यहां तक कि वाणिज्यिक शिपिंग पर भी प्रतिबंध आसानी से सैन्य भड़का सकता है, ठीक है, सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। जब भी ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्वजांकित तेल टैंकर के मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया है तो उसने तुरंत स्थिति को बढ़ा दिया। अमेरिका ने ईरानी जहाजों का सामना करने के लिए क्षेत्र में अपनी नौसेना और हवाई संपत्ति भेजकर जवाबी कार्रवाई की। जब भी ईरान ने जितने भी ट्रूप्स हैं, जितने भी बड़े बड़े शिप हैं अमेरिका के, उसे अगर रोकने का प्रयास किया है ईरान द्वारा तो अमेरिका उसके प्रति जवाबी कार्रवाई किया है और बहुत तेजी से अपनी नौसेना को भेजा है और आसमान से भी मतलब कि हवाई जहाज के द्वारा भी उस पर नजर रखने का प्रयास किया है। बहुत बार तो जवाबी हमले भी किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। आगे कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो मतलब कि संघर्ष परिदृश्य, मलक्का जलडमरू के संदर्भ में बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना बाकी है वह है कि क्या भारत का कोई रणनीतिक साझेदार विशेष रूप से अमेरिका जो है वो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संघर्ष में चीनी जहाजों के किसी भी प्रतिबंध का समर्थन करेगा। जब तक कि अमेरिका यहाँ पे समर्थन नहीं करता है तब तक यहाँ पे मौजूद जो छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे कि क्लियर कहा जाता है, ऐसे परिदृश्य में भी क्षेत्र के अन्य हितधारकों विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा समर्थन की कोई गारंटी नहीं मिल सकती, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, तो इनका भी सपोर्ट मिलेगा भारत को, ऐसा कोई गारंटी नहीं जब तक कि अमेरिका पूर्णतः सपोर्ट नहीं करता अगर भारत चाइना के किसी भी जहाज को रोकने का प्रयास करता है। तो इस हद तक कि ताइवान पर एक पूर्ण विकसित अमेरिकी चीन संघर्ष हिंद महासागर में संकेत भेजता है। भारत की प्राथमिक भूमिका पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर में है, ठीक है, वह अपने क्षेत्रीय हितों की सक्रिय रक्षा और संचार की समुद्री लाइनों और अपने रणनीतिक साझेदारी की सुरक्षा तक ही सीमित हो सकता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में भारत का प्राथमिक ध्यान जो है वो चीन के साथ अपनी महाद्वीपीय सीमाओं पर रहेगा। भारत ने परंपरागत रूप से अपनी सीमाओं पर चीन के सैन्य खतरों का सामना अनिवार्य रूप से अपने दम पर लड़ा है और अपने आने वाले वर्षों में आर्थिक, उच्च तकनीक और सैन्य क्षेत्रों में नई अमेरिकी और भारत साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है। अमेरिका इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत को क्षेत्रीय सहारा मानता है। तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था, परमाणु निरोधक क्षमता और एक विश्वसनीय सेना के साथ एक मजबूत भारत जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुध्रुवीयता में योगदान दे सकता है। इसी की बात की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है, इसमें जब बस एक ही वर्ड था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कैमराडरी, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सौहार्दपूर्ण, मतलब कि अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर और शेयर एन एक्सपीरियंस। आगे भी इसका एक बहुत अच्छा मतलब मैं बताऊंगा। तो इसी को आर्टिकल को शुरू करते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है कॉलेजियम वर्क्स विद कैमराडरी, ऐसा कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी में कहा जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की चर्चा सौहार्दपूर्ण और पारदर्शिता के माहौल में होती है। कैमराडरी रेफर्स टू द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, म्यूचुअल सपोर्ट एंड टीम वर्क दैट डेवलप्स एमंग इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स अ कॉमन गोल। इसी की बात की जा रही है कि मतलब कॉलेजियम में अब जो कार्य हो रहा है सभी मेंबर्स की सहमति के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचा जाता है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और
मेंबर्स के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे, जिससे किसी मामले को निपटाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम ने प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रशिक्षकों और कानून शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा प्रदान की गई सामग्री पर ध्यान दिया, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा लिखे गए निर्णय भी शामिल है। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सभी एक जैसे फैसलों को देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि कॉलेजियम की चर्चाएं व्यवस्थित तरीकों से आगे बढ़ी है, जिसमें पांचों न्यायाधीशों में से प्रत्येक को उम्मीदवारों के बारे में समान पृष्ठभूमि सामग्री दी गई है। ठीक है, तो यही बातें थी जो इस आर्टिकल में कहा था। मेनली कैमराडरी की बात की जा रही थी, इसी के लिए मैंने सिर्फ उस आर्टिकल को डिस्कस किया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।